तो मित्रों, आज हम दुनिया के जितने भी मेजर ग्रासलैंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के नजरिए से, उन सारे ग्रासलैंड्स को स्टडी करेंगे, उनकी लोकेशन, उनकी मैपिंग, ये सारी चीजें। और साथ में इससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, ज्योग्राफी के कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस, जो कि ग्रासलैंड से रिलेटेड है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके ग्रासलैंड फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं, और किस वजह से कहीं पे घास उग जाती है। मतलब भाई, पौधा ही क्यों नहीं उग गया वहां पे, घास ही क्यों उग गया है वहां। कुछ तो ऐसे फैक्टर रहे होंगे ना कि भाई पौधा नहीं उग पाया, घास उगी। और कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके की घास कौन से ग्रासलैंड में उगेगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें। और यूपीएससी के जो अब रिसेंट के जो अभी पेपर आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। तो इन सारी चीजों को हम इसमें स्टडी करेंगे। बाकी इसी लेक्चर में आपको ग्रासलैंड के जो टाइप है, जैसे टेम्परेट हो गया या फिर ट्रॉपिकल हो गया, सवाना टाइप, ये सारे टाइप्स भी हम इसमें स्टडी करेंगे, और कौन सा ग्रासलैंड किस तरीके का है, ये सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। अगला फिर मैपिंग, ये तो ऑब्वियसली होनी है कि भाई कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है ना, ट्रॉपिक्स के ऊपर है, नीचे है, कौन से कंटिनेंट में है, कौन सी कंट्री में है, ये सारी मैपिंग भी यहाँ पे करेंगे। और याद भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ एक रट्टा भी मारना पड़ेगा जरा। और इंडियन ग्रासलैंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर के नजरिए से, और उनके फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। और कुछ एक दो घास के नाम भी है जो आपको याद रखने हैं। तो आते हैं अब इसमें, ये हमारे मेजर ग्रासलैंड्स हैं, ये हमारे मेजर ग्रासलैंड्स हैं जो यहाँ इधर इस साइड में लिखे हुए हैं। हम इन सबको स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई घास ही क्यों पैदा हुई इन ग्रासलैंड्स में। हम जिन एरिया की बात कर रहे हैं वो कुछ ये वाला रीजन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, ये रीजन, और ये वाला। हम इन रीजन्स की बात कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, मार्क किए हुए हैं। बेसिकली मेन तौर पे इन सारे रीजंस की हम बात करेंगे। देखो, घास उगी क्यों यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भैया प्रेसिपिटेशन तो यहाँ होती है, बारिश तो होती है, पर उतनी नहीं हो पाती कि जो बड़े पेड़ पौधे हैं वो सस्टेन कर पाए। अगर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी तो छोटी छोटी घास तो वहां पे उगेगी, छोटी छोटी घास उगेगी ही। और इतनी कम भी नहीं होती है कि श्रब्स उग जाएं, झाड़ियां उग जाएं, इतनी कम भी नहीं होती है। तो इसलिए हरी घास आपको इन एरिया में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो ठीक ठाक बारिश होती है और ना ही बहुत कम बारिश यहाँ पे हो पाती है। तो इसलिए इन एरियाज में आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, दुनिया के इन इन एरियाज में। देखो, आपको पता है, अगर आपने विंड बेल्ट्स पढ़ी हुई है दुनिया की, कि विंड्स कहां से किधर को फ्लो करती है ना। तो यहां इधर आप देखोगे, इधर ईस्टर्ली चलती है, इधर ईस्टर्ली चलती है, इधर आपके वेस्टर्ली चल पड़ती है, वेस्टर्ली चल पड़ती है। तो ईस्टर्ली यहां से आपके बारिश तो ले आएगी, इधर से आपके बारिश तो ले आएगी, और यहां बारिश कर भी देगी, पर यहां पहुंचते पहुंचते, यहां पहुंचते पहुंचते आपकी बारिश तो खत्म हो जाएगी, और यहां बहुत कम ही बारिश आपके हो पाएगी। क्यों? क्योंकि विंड यहां से आ रही है, इधर इसने रेनफॉल कर दिया, और आगे पहुंचते पहुंचते भैया इसकी मॉइस्चर खत्म हो गया, और आगे उतनी बारिश नहीं हो पाई। सिमिलरली आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, हम सूडान की बात कर रहे हैं, हम इधर इधर सवाना जो ग्रासलैंड है वो सूडान में मिलता है, जहां मैंने एलिफेंटा ग्रास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां भी सेम सिचुएशन है, इधर से हवाएं आ रही होती है, मॉइस्चर उठा के लाएगी, हाँ पक्की बात है, समंदर से मॉइस्चर उठा के लाएगी, पर रेनफॉल कहां करवा देगी, इधर रेनफॉल ये करवा देगी। यहां इस एरिया में रेनफॉल हो जाएगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका मॉइस्चर जरा कम हो जाएगा, और यहां प्रेसिपिटेशन थोड़ी कम होगी। सवाना के एरिया में प्रेसिपिटेशन कम होगी, इस वजह से यहाँ आपके ग्रासलैंड्स आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि ग्रासलैंड इन जगहों में उगे क्यों। अब भैया घास है, ये तो बोले कि भैया मेरी मर्जी है, मैं तो सहारा में भी उग सकती हूँ, नहीं उग सकती है, पानी भी तो चाहिए। कितना पानी चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं, ना बहुत कम चाहिए, थोड़ा बैलेंस में इसको पानी चाहिए। उस हिसाब से वो वाले जो यहाँ पे फीचर्स बनते हैं वो इन्हीं एरियाज में यहाँ बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात,
कि भैया अब घास का साइज भी देख लेते हैं। यूपीएससी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो यूपीएससी ने आपको ऑप्शन दे दिया कि द साइज ऑफ द ग्रास इन द प्रेरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लार्जर एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ सवाना। तो आप क्या करोगे? आप इनकरेक्ट कर दोगे स्टेटमेंट को। क्यों इनकरेक्ट करोगे वो कंसेप्ट में अब आपको बताऊंगा। भैया हम अभी यहाँ इक्वेटर पे फोकस करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला ये जो एरिया है बीच वाला, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और जियोग्राफी के अगर आपने थोड़े से बेसिक भी पढ़े होंगे तो आपको ये बात तो क्लियर होगी कि सबसे ज्यादा रेनफॉल दुनिया में कहां होती है? ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी? भैया हीट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हीट बहुत ज्यादा है। क्यों हीट बहुत ज्यादा है? सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिकल एरियाज में। डायरेक्ट पड़ने से हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन होगा। रेन, ये हवाएं ऊपर उठने लगेगी। हवाएं ऊपर उठेंगी तो आपके नीचे कौन सा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हवाएं तो ऊपर उठ गई। हवाएं ऊपर उठ गई ट्रोपोस्फियर में, नीचे लो प्रेशर बन गया। अब लो प्रेशर जो है ना आपकी विंड्स को अट्रैक्ट करेगा, इधर उधर से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, इधर उधर से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को। और यही प्रोसेस, एक सेकंड मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यार, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ये तो पता है ना कि मैं कहां की बात कर रहा हूं, ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहा हूं। ये थोड़ा साफ कर लेने दो मेरे को। ठीक है, ये साफ हो गया। ओके, तो हाँ, हम यहाँ इक्वेटोरियल एरिया की बात कर रहे थे, ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, हमने बात कर ली। हीट ज्यादा होने से इन एरिया में क्या हो जाएगा? लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होने से ट्रॉपिकल एरिया में इधर उधर से हवाएं आएंगी इन एरियाज में, इधर उधर से विंड्स अट्रैक्ट करेंगे ये एरियाज। विंड्स जब अपने साथ आएगी तो समंदर से उठा के वो बारिश भी लाएगी और बारिश यहाँ पे कर देगी, वो रेनफॉल कर देगी वो। इसलिए आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल एरियाज में रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया माने जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इन दो ट्रॉपिक्स से ऊपर जो एरिया पड़ता है उसको हम कहेंगे टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया में इतनी बारिश नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उतनी गर्मी नहीं है, लो प्रेशर नहीं बनेगा उतना, तो बारिश उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी जितनी यहां पे होगी। अब देख लो, अब हम आते हैं, फोकस करते हैं वापिस उन्हीं ग्रासलैंड पे। जो ट्रॉपिकल एरिया के ग्रासलैंड है वहां लो प्रेशर ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अगर यहां ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा मतलब यहां रेनफॉल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेम्परेट ग्रासलैंड। यहां ट्रॉपिकल एरिया में अगर रेनफॉल आपकी ज्यादा होने लगे, इसका मतलब है कि यहां जो घास है, घास भी भैया बड़े मजे से उगेगी। लंबी लंबी घास आपको यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलेगी। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम पाते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा घास भी कहां मिलेगा आपको? ट्रॉपिक्स के बीच में मिलेगा, ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगा। और उन्हीं घास में से एक आपका एलिफेंटा ग्रास है, नाम याद रख लेना। अगर यूपीएससी आपको ऑप्शन दे दे कि एलिफेंटा टाइप ऑफ ग्रास इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, ऑप्शन दे देगी वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ऑप्शन दे देगी वो, या पुस्ताज ऑप्शन दे देगी वो सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सवाना सवूना क्या है वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम याद रख लो कि इस एरिया में आपको मिलेगा और यही वो एरिया है जहां हमें सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या क्या फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रास की फॉर्मेशन को और ग्रासलैंड के फॉर्मेशन को। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। एक और फैक्टर है भैया, एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे एरिया में हो जहां पे नदी में बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है,
बाढ़ फ्रीक्वेंटली आती रहती है। बाढ़ आएगी तो सिल्टेशन भी होगी, सिल्टेशन भी होगी, अपने साथ मिट्टी विट्टी भी वो लाएगी और यहाँ इधर मैदानी इलाकों में वो डिपॉजिट भी कर देगी। अब अगर हर साल सिल्टेशन होती रहे तो क्या वहां पे बड़े पौधे उग पाएंगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि भैया बाढ़ उनको बहा ले जाएगी। जो भी उगने की कोशिश करेंगे उनकी निर्मम हत्या कर देगी बाढ़। निर्मम हत्या होगी मतलब बड़े पौधे तो उगेंगे ही नहीं। टेम्परेरी पीरियड के लिए वहां घास उगेगी क्या? यस, उन एरियाज में ग्रास कैन ग्रो फॉर टेम्परेरी पीरियड, ऐसा होता है। और उन्हें ही हम कहेंगे स्वैम्पी ग्रासलैंड्स, मार्शी ग्रासलैंड्स, जहां पे घास उगाती है सिल्ट के ऊपर। जो आपकी नदियों ने सिल्टेशन की हुई है, अपने साथ जो सिल्ट वो बहा के लाई है, जो मिट्टी विट्टी बहा के लाई है, उसमें थोड़े टाइम के लिए घास उग जाएगी, फिर से बाढ़ आ जाएगी, फिर वो फिर से बह जाएगी, फिर से उग जाएगी। ऐसा ही फिनोमिना आपको यहाँ हमारे असम के प्लेन्स में भी देखने को मिलता है कि नहीं? असम में हमारे एक मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं दुआर्स। दे आर स्वैम्पी एरियाज, मार्शी एरियाज। असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए जाते हैं दुआर्स। इन दुआर्स में घने जंगल नहीं उग पाते हैं, लेकिन इसमें घास जरूर उगती है भैया, घास जरूर उगती है इसमें, राइट। तो हम इन सारे कंसेप्ट को हमने देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके इन्फ्लुएंस करेंगे ग्रासलैंड फॉर्मेशन को। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है आपको। अब हम आते हैं मेन चीज पे भैया। कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हमने अभी तक पढ़े। अब आपकी मैपिंग से ग्रासलैंड, कौन सा ग्रासलैंड कहां पे लोकेटेड है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से साउथ अमेरिका से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साउथ अमेरिका। देखो साउथ अमेरिका में हम पहला ग्रासलैंड यहां ट्रॉपिकल एरिया में, इस एरिया में फोकस करना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच। तो जो साउथ अमेरिका में यहां ये एरिया है वेनेजुएला का, ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे, यहां एक ग्रासलैंड पाया जाता है जिसे हम कहेंगे लानोस, LLANOS, लानोस, रिपीट करो, लानोस। ये सारे आपको रटने पड़ेंगे। लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपस, ग्रेनचेको, पंपास, प्रेरीज, पुस्तास, वेल्ड, ये सारे ग्रासलैंड के नाम हैं जो आपने एक बार रटने पड़ेंगे। रटेंगे कैसे वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो अपने नोट्स में लिख दो, यहां मार्क कर दो, ये है लानोस का एरिया, वेनेजुएला। अपने सामने जो आपकी एटलस खुली हुई है, अगर आपने खोली होगी तो एटलस में देखो, जो वेनेजुएला और कोलंबिया का ये जो एरिया है, यहां आपको मिलेगा लानोस ग्रासलैंड। और इस लानोस ग्रासलैंड में ये जो मैंने यहां मार्क किया हुआ है, आपको इस तरीके की एक रिवर दिखाई देती होगी बहते हुए, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है जिसे हम कहेंगे ओरिनोको रिवर। इसे भी मार्क कर लेना। वो पूछेगा कि लानोस ग्रासलैंड आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, सिंपली ऐसे ही पूछ देगा, बोलेंगे ओरिनोको। ठीक है, नेक्स्ट अब फोकस करो ब्राजील पे, इस एरिया पे फोकस करो, ब्राजील में आपको मिलेगा लानोस के बाद इधर मिलेगा आपको सेरेडोस, इधर मिलेगा आपको कटिंगास, इधर मिलेगा आपको कैंपोस। ब्राजील में ये तीनों आपने याद रखने हैं, लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस। ये चारों जो हमने ग्रासलैंड पढ़े, किस तरीके के ग्रासलैंड है भैया, किस तरीके के ग्रासलैंड है? लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस। लानोस, सेरेडोस इसमें अभी नहीं दिया हुआ है, कटिंगास और कैंपोस। यार कहां ढूंढे यहाँ इसमें। ठीक है, ऐसे ही मार्क कर लो, अपने जो भी आपका एटलस है वहां मार्क कर लो, लानोस, सेरेडोस, लानोस। यहां इधर आपको मिलेगा सेरेडोस, इधर मिलेगा आपको कटिंगास और इधर मिलेगा आपको कैंपोस। लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस। जैसे यहां है, यहां लानोस, सेरेडोस, इधर कटिंगास, इधर कैंपोस। ये जो चारों ग्रासलैंड हमने पढ़े,
लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस किस तरीके के हैं भैया? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच पाए जा रहे हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है तो घास कैसी होगी? लंबी घास होगी। लंबी घास होगी, इतनी लंबी भी हो जाएगी कि वहां आप भेड़ पालन अच्छे से कर नहीं सकते हो। इकोनॉमी का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन कि शिप रियरिंग इन द ब्राजीलियन ग्रासलैंड्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द प्रेरी ग्रासलैंड्स और डाउन्स ग्रासलैंड्स। अगर ऐसी आपको स्टेटमेंट आ जाए तो इनकरेक्ट मार्क कर देना। वाई? क्योंकि भैया ग्रास तो यहां पे प्रचुर मात्रा में मिलेगी आपको ट्रॉपिकल एरिया में, पर इतनी लंबी है कि अगर आप भेड़ वेड़ वहां पे छोड़ भी दोगे ना यार घास में, तो उसी में गुमी हो जाएगी वो। उतना लंबा घास क्या खा पाएगी भेड़? शिप रियरिंग यहाँ पे उतनी ज्यादा हो पाएगी क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं होगी, पर उतनी हो पाएगी क्या जो इधर टेम्परेट ग्रासलैंड के छोटे छोटे घास? अब भेड़ें तो छोटा घास खाएगी ना, भेड़ बकरियां छोटा घास खाएगी। लंबे लंबे 15-15 मीटर के पौधे, 15-15 फीट के पौधे। ये जो एलिफेंटा ग्रास मैंने यहां लिखा हुआ है सवाना में, ये 15 से 20 फीट का होता है पौधा, इतना ऊंचा, आपकी घर की बिल्डिंग से भी ऊंचा, बैम्बू की तरह एकदम। तो इसको भेड़ थोड़ी ना खा पाएगी। तो इन एरियाज में उतनी ज्यादा शिप रियरिंग हो ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि घास लंबा है। शिप रियरिंग कहां होगी? टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, आपकी पुस्ताज में आपको देखने को मिलेगी, आपके प्रेरीज में आपको देखने को मिलेगी, आपके डाउन्स में आपको देखने को मिलेगी, जो इधर इधर जो आपकी भेड़ें पाई जाती है एकदम ब्रांडेड पूरा। ठीक है, तो यहां उतनी शिप रियरिंग नहीं होगी। और ये कॉन्सेप्ट आपका अफ्रीका के भी जितने भी आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, उन सब ग्रासलैंड्स पे आपने ये सारा कॉन्सेप्ट इसके बाद लगाना है। हमने 4 ग्रासलैंड पढ़ लिए। लानोस कहां पे? वेनेजुएला में और कोलंबिया में। रिवर कौन सी? ओरिनोको। लानोस, फिर आएगा आपका सेरेडोस ब्राजील में, कटिंगास ब्राजील में, कैंपोस ब्राजील में। ठीक है, आपका वेनेजुएला और ब्राजील क्लियर। इरेज ओके। तो लानोस, ओरिनोको रिवर, वेनेजुएला और कोलंबिया, सेरेडोस ब्राजील, कटिंगास ब्राजील और कैंपोस ब्राजील। कैंपोस ब्राजील। अब यहां एक और ग्रासलैंड है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये मिक्स आता है, ये ना टेम्परेट है ना ट्रॉपिकल है, ये दोनों तरीके का है। ये अभी हम बात करेंगे। इसे हम चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रैन चेको। ग्रैन चेको, ग्रैन चेको, GRANCHACO, ग्रैन चेको। ग्रैन चेको याद रखना, ग्रैन चेको, ग्रैन चेको। ये भैया आपके पराग्वे में, ब्राजील में, अगर एटलास पे ध्यान दो, अपनी एटलास पे देखते जाओ साथ में, ये इधर आपको मिलेगा पराग्वे, इधर आपको मिलेगा ब्राजील, ये आपका हुआ अर्जेंटीना। ये इन तीनों कंट्रीज में पड़ता है ये एरिया ग्रैन चेको ग्रासलैंड। ग्रैन चेको कौन कौन से पढ़े हमने? लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस। अब आया आपका ग्रैन चेको। ग्रैन चेको, ग्रैन चेको 3-4 कंट्रीज में पड़ता है। कौन कौन? पराग्वे, ब्राजील और आपका अर्जेंटीना। और ये क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल ऊपर है, तो ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कंसीडर किया जाएगा, टेम्परेट भी किया जाएगा। ठीक है, हमने 5 पढ़ लिए, लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस, ग्रैन चेको। अब आता है आपका पंपास। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाएगा। कैसा ग्रासलैंड होगा? कैसा ग्रासलैंड होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड होगा। क्यों? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे पाया जा रहा है। टेम्परेट ग्रासलैंड होगा तो उतनी बारिश हो पाएगी क्या? नहीं, बारिश उतनी नहीं होगी। तो आपका घास कैसा होगा? इतना ही ऊंचा होगा क्या जितना ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा छोटा होगा। और यहाँ का एक घास फेमस है सर, यहाँ का एक घास फेमस है जिसे हम कॉर्टाडेरिया सेलुआना कहते हैं। कॉर्टाडेरिया सेलुआना। और इस घास की कहानी मैं तुम्हें बताता हूं। ये इतना भयंकर किस्म का घास है, यहां से भैया इसके बीज पता नहीं कैसे पहुंच गए मेक्सिको में और यूएसए में, और 1 डेकेड तक मेक्सिको और यूएसए परेशान होता रहा इस घास का। ये इतना इन्वेजिव घास है कॉर्टाडेरिया सेलुआनिया, जो कि आपके पंपास में पाया जाएगा। क्वेश्चन भी आपसे इसमें बन सकता है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है फैक्ट, जो आपके पंपास एरिया में पाया जाएगा। ये घास इतना इन्वेजिव है कि इसने जितने भी यूएस की स्ट्रीट्स थी उन पे कब्जा कर लिया भैया ने, घास ने।
जो भी आपके जो रिवर फ्रंट्स थे वहां ये घास खुद ही उठ गया और परेशान हो गए लोग एकदम से कि भैया ये क्या घास आ गया इधर। ठीक है, एक ऐसा ही हमारे इन्वेजिव स्पीशी इंडिया में भी एक ऐसा ही घास आया था। आई थिंक नेम वाज प्रोलीफेरस जूलीफ्लोरा करके ऐसा कुछ नाम था। यूपीएससी ने पहले भी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं उनके नाम भी आपने याद रखने हैं कि कोटाडेरिया सेलोआना आपको कहां पे देखने को मिलेगा? पंपास ग्रासलैंड्स में। पंपास ग्रासलैंड्स कैसे हैं? टेम्परेट हैं। टेम्परेट हैं तो बारिश उतनी हो पाएगी क्या? नहीं। तो घास आपका कैसा होगा? छोटा होगा थोड़ा एज कंपेरिजन। ठीक है, तो यहां शिप रियरिंग उतने अच्छे से हो पाएगी क्या? यस हो पाएगी। क्यों? क्योंकि घास ठीक ठाक छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, साउथ अमेरिका आपका पूरा कवर हो गया। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा लानोस। लानोस से एक रिवर जा रही थी जिसका नाम था ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर कौन सी कंट्री में है? वेनेजुएला और वेनेजुएला में। ठीक है, कौन सी रिवर कौन सी कंट्री में है? वेनेजुएला में। और ये ग्रासलैंड कौन दो कंट्रीज में पड़ता है? वेनेजुएला और कोलंबिया में। नाम क्या था ग्रासलैंड का? लानोस। लानोस, LLANOS, लानोस। लानोस कवर्ड। अब आते हैं ब्राजील में। ब्राजील में हमने पढ़ा था लानोस के बाद सेरेडोस, सेरेडोस के बाद कटिंगास, उसके बाद कैंपोस, फिर हमने पढ़ा ग्रैंड चेको जो तीन चार कंट्रीज में फैला हुआ था। पराग्वे में फैला हुआ था, ब्राजील में था, अर्जेंटीना में था, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों था। उसके बाद हम आते हैं इधर ग्रेंज पंपास। पंपास आपको कहां मिलेगा? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ईस्टवर्ड साइड में। कौन सा घास मिलेगा? कोटाडेरिया। कोटाडेरिया सेलोआना। तो साउथ अमेरिका आपका पूरा कवर हो गया। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में जिसमें आपको एक ही घास का मैदान, ये इतना बड़ा घास का मैदान आपने याद रखना है भैया, इसका नाम है प्रेरीज। इसका नाम है प्रेरीज। ये घास के बारे में, ये घासलैंड के बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रेरीज। कैसा घासलैंड होगा ये? कैसा ग्रासलैंड होगा ये प्रेरी कैसा ग्रासलैंड होगा? टेम्परेट होगा भैया। क्यों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो लंबा घास होगा क्या? नहीं, छोटा घास लेंगे। क्यों? क्यों छोटा घास होगा? क्यों छोटी ग्रास इसमें पाई जाएगी कम हाइट की? क्योंकि बारिश भैया उतनी नहीं होती है यहाँ। जितनी होती है वो या तो इधर गिर जाती है या फिर इधर गिर जाती है। यहाँ उतना हो नहीं पाता है, इससे पहुंच नहीं पाती है उतनी यहाँ तक दुनिया इनके। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से आप शिप रियरिंग कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, डेयरी इंडस्ट्री यहाँ पे खूब फैलेगी, फूलेगी, बड़ी होएगी। और आपका जो आपकी वूल इंडस्ट्री है, जो आपका वूल फैब्रिक है, वो भी यहाँ पे अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आपका नॉर्थ अमेरिका भी कंप्लीट। कौन सा ग्रासलैंड? प्रेरी, 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 प्रेरी। ठीक है, डन। दोनों कंटिनेंट कंप्लीट, यही याद रखना है आपने। नेक्स्ट एशिया। एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं, दोनों में एक साथ, एशिया और यूरोप। ठीक है, एक सेकेंड ये क्लियर कर लेने दो यार। हाँ, एशिया और यूरोप। ठीक है, तो एशिया में बेसिकली यूरेशियन एरिया, सिर्फ एशिया नहीं, ये इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, यूरेशिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, यूरेशिया, यूरोप। और जो ये इधर आपको देखने को मिलेगा अपनी एटलस में, एटलस ओपन करो, यहां आपको मिलेगा कॉकेसस रेंज, कॉकेसस रेंज। ठीक है, तो इसके इधर आपको मिलेगा कॉकेसस रेंज। तो इसके इधर जो भी पड़ता है इसको हम कहेंगे यूरेशिया। यहां मिलेगा आपको यूराल रेंज, जो मैंने पहले टिक किया, ये है यूराल रेंज। इधर मिलेगा आपको कॉकेसस माउंटेन रेंज। इसके ईस्ट में जो भी एरिया पड़ता है उसे हम कहते हैं एशिया। इसके वेस्ट में, इन दो रेंजेस के वेस्ट में पड़ेंगे, उसे हम कहेंगे यूरोप। यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाले माउंटेन्स का नाम क्या है? यूराल माउंटेन्स और कॉकेसस माउंटेन्स। तो इन दोनों माउंटेन्स, ये दोनों माउंटेन्स जिस एरिया को कनेक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे यूरेशिया। इस एरिया की बात हम कर रहे हैं अभी, यहां फोकस करो। तो यूरेशिया में आपको कौन से ग्रासलैंड मिलेंगे? पहला क्वेश्चन। अरे भैया ये वही क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था, जीके क्वेश्चन, जीके। स्टेपीज, 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 स्टेपीज आपको कहां मिलेगा? आपको
यूरेशिया में देखने को मिलेगा। स्टेपीज कहाँ देखने को मिलेगा? यूरेशिया में देखने को मिलेगा। मंगोलिया में भी ये मतलब यूरेशिया में अब पूरा ये सारी चीजें आ गई है आपके, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी यूरेशिया के रीजन में। तो स्टेपी को हम तीन चीजों में अगर हम डिवाइड करें, तीन पार्ट्स में, तो एक आपका आएगा यूरेशियन स्टेपी जो थोड़ा वेस्टवर्ड है, फिर आएगा जो कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा कजाक स्टेपी, फिर जो मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा ग्रासलैंड, उसे हम कहेंगे मंगोलियन स्टेपीज, उसे हम कहेंगे मंगोलियन स्टेपीज। ठीक है, तो ये है आपका मेन ग्रासलैंड जो स्टेपी ग्रासलैंड है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा कुछ और बताना चाहिए, सबको पता है कि स्टेपी कहाँ, कैसे, क्यों पाया जाता है, कैसे घास है इसके, ऊंचे ऊंचे घास है क्या? नहीं भैया, आपको पता है यहाँ एनिमल रियरिंग ठीक ठाक होती है यहाँ पे एनिमल रियरिंग। ये वही एरिया है जिसे चंगेज खान ने कब्जा किया था भैया, 1165 के बाद चंगेज खान इस एरिया को कब्जा कर गया था। क्यों? क्योंकि भैया पशुपालन ठीक ठाक होता था इधर, और चंगेज खान को अपने खाने पीने का सामान इधर से ही मिलता था, उसको अपनी कम्युनिटी को, भैया उसको मंगोलियन कम्युनिटी को सेटिस्फाई भी तो करना होता था, तो लूटेगा कहां से? इधर से। यहाँ प्रॉस्परस रीजन था। क्यों? एनिमल रियरिंग सबसे ज्यादा होती थी इधर, एनिमल रियरिंग सबसे ज्यादा होती थी। दूसरा, ये टेम्परेट रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, और टेम्परेट रीजन हमें पता है, टेम्परेट रीजन हमेशा टेम्परेट रीजन जो ग्रासलैंड का रीजन है वो आपकी व्हीट ग्रो करने के लिए बेस्ट एरिया होता है। व्हीट ग्रो करने के लिए बेस्ट एरिया होता है आपका टेम्परेट रीजन। क्यों? व्हीट के लिए बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन फुलफिल्ड। नेक्स्ट, व्हीट के लिए बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो व्हीट सबसे ज्यादा कौन सी एरिया में मिलेगा? आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा। लेकिन चौंका ना जाइए, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ हंगरी नाम की कंट्री लिखी होगी आपके मैप में, देखना इधर जैसे हम बात कर रहे हैं, इधर ऑस्ट्रिया के बगल में आपको हंगरी भी मिलेगा। ऑस्ट्रिया हंगरी आपने पढ़ा भी होगा। तो हंगरी में आपको एक छोटा सा ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, लेकिन हर बार क्वेश्चन में आता है, उसे हम कहेंगे पुस्ताज। स्टेपी के बिल्कुल वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा पुस्ताज। मार्क कर लो और फिर रट लो। पूरा आपका यूरेशिया भी क्लियर। आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका के इधर देखना भैया, सूडान में इधर नजर डालना, जहां मैंने एलिफेंटा ग्रास लिखा हुआ है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। इधर आपको मिलेगा सूडान, इधर, ठीक है। तो सूडान में नजर जब आप डालेंगे तो आपको एक बड़े शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा आपको अफ्रीका के, आपकी जो एटलस है अफ्रीका के मैप में, उसमें आपको लिखा मिलेगा सवाना। भैया ये वो ग्रासलैंड है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा घास पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत होती है सर, इधर बारिश बहुत होएगी तो घास बहुत ऊंचा जाएगा। तो क्या एनिमल रियरिंग उतने इजीली हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, उतनी नहीं हो पाएगी। पर ये वही एरिया है जहां हाथी बड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ पे। क्यों? हरी घास मिल रही है भैया, और बीच में थोड़े पौधे भी इनको मिले जा रहे हैं इसमें, है ना। और हाथी के बड़े मजा आता है इस एरिया में। तो आपको यहाँ पे हाथी की पॉपुलेशन ठीक ठाक मिलेगी, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट वो ठीक ठाक मिलेगी आपको। सवाना एलिफेंट, आपको पता है अफ्रीका में दो तरीके के एलिफेंट पाए जाते हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो सवाना में आपको मिलेगा, इसका स्टेटस क्या है? IUCN एक बार चेक कर लेना। आई थिंक इट इज एंडेंजर्ड। अभी रिसेंटली स्टेटस इनका चेंज हुआ है। और अफ्रीका का जो फॉरेस्ट एलिफेंट है जो यहाँ आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा और नामीबिया में देखने को मिलेगा, उस फॉरेस्ट एलिफेंट का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आई थिंक दिस इज द रियल स्टेटस, एक बार चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो IUCN की कांग्रेस हुई थी उसमें इनके स्टेटस चेंज हुए थे और यही इनके स्टेटस है, राइट। सवाना एलिफेंट इज एंडेंजर्ड और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आपको यहाँ पे एलिफेंट बहुत ठीक ठाक मिलेंगे,
और यहाँ पे आपको एलिफेंटाना ग्रास भी मिलेगा, एलिफेंटा ग्रास भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सवाना रीजन में, सवाना रीजन में। ठीक है, तो अफ्रीका का ये हिस्सा भी आपका कंप्लीट ऊपर का। अब आते हैं साउथ अफ्रीका पे। साउथ अफ्रीका कहाँ सिचुएटेड है भैया? बोलो साउथ अमेरिका में। सर नहीं भैया, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का साउथ, ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। यहां भी आपको एक ग्रासलैंड मिलेगा जिसे हम कहेंगे वेल्ड। वेल्ड, ध्यान दो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे पाया जा रहा है वेल्ड। तो मतलब ये क्या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हुआ? नहीं, टेम्परेट ग्रासलैंड है। बारिश ठीक ठाक हो ही जाती है, वेस्टर्ली विंड इधर से आती है, ये आपकी वेस्टर्ली विंड आती है इधर से, ऐसी ऐसी विंड यहाँ पे फ्लो करती है, यहाँ से पानी उठाएगी, बारिश कर देगी और इनके पास ठीक ठाक पानी यहाँ पहुंचता है। तो यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड होने के बावजूद यहाँ ठीक ठाक ऊंचा घास इसमें पाया जाएगा। ये एक थोड़ी बहुत एक्सेप्शन आप वर्ल्ड को दे सकते हैं। अब आते हैं भैया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक और टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, नाम है डाउन्स, डाउन्स ग्रासलैंड। भैया डाउन्स की लोकेशन देख ली आपने, साउथवर्ड इसमें। और यहां आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, डाउन्स ग्रासलैंड से होते हुए एक रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर ऑस्ट्रेलिया की जाती है जिसका नाम है मर्रे डार्लिंग रिवर। याद रखो, मेरी डार्लिंग मर गई, मरे डार्लिंग रिवर। ठीक है, तो मरे डार्लिंग रिवर जो कि आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में एक रेंज है, माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस एरिया में जहां मेरा पेन घूम रहा है यहां है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस रेंज से होते हुए मरे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और इस रिवर के आसपास जो आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे उन्हें हम कहते हैं डाउन्स। इसको हमें क्लियर करने दीजिए पहले, साफ सफाई के साथ काम। ठीक है, डाउन्स कहां है? ऑस्ट्रेलिया में साउदर्न पार्ट में, जो इसका सदर्न एरिया है, साउथ ईस्टर्न एरिया। कौन सी रिवर जाती है? मरे डार्लिंग रिवर जाती है डाउन से होते हुए। और भैया ध्यान दो यहाँ पे विंड पैटर्न का, जरा विंड पैटर्न का ध्यान देना, मैं जरा ये, हाँ ये विंड पैटर्न का ध्यान देना। यहां चलती है आपकी ये वेस्टर्ली विंड। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, ईस्टर्ली वेस्टर्ली का आपको पता है, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेगी वो है आपकी वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड यहां से आएगी, इधर से जाएगी और साथ में जब यहां से ये आ रही होगी तो मॉइस्चर भी उठाएगी, इधर 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 बारिश करते करते जाएगी, डाउन तक पहुंचते पहुंचते इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा और फिर आगे ये यहां से गुजर जाएगी। तो डाउन्स में उतनी बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इसका घास कैसा होगा? छोटा घास होगा। छोटा घास होगा मतलब एनिमल रियरिंग आप अच्छे से कर सकते हो। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी डेयरी इंडस्ट्री है और मीट इंडस्ट्री है, ये काफी प्रॉस्परस है। ऑस्ट्रेलिया में डेयरी इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री काफी प्रॉस्परस है। और सेम इज द केस विद न्यूजीलैंड। ये है न्यूजीलैंड, आपका न्यूजीलैंड। यहां भी आपके न्यूजीलैंड में एक ग्रासलैंड पाया जाएगा, कैंटरबरी ग्रासलैंड। कैंटरबरी ग्रासलैंड भी बिल्कुल उसी कंडीशन में है जैसा यहां हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट में आपको मिलेगा। सदर्न ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ग्रासलैंड? डाउन्स के बाद जब आप न्यूजीलैंड में आओगे बिल्कुल कैंटरबरी ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा और वैसा ही ग्रासलैंड है जैसा डाउन्स, उतनी ही छोटी इसकी भी घास है। तो एनिमल रियरिंग अच्छे से इसमें हो पाएगी, एनिमल रियरिंग अच्छे से हो गई इसकी। तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा कि न्यूजीलैंड का डेयरी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस है। यही वजह है कि जब आरसीईपी एग्रीमेंट, आपने नाम सुना होगा, एक आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक सेकेंड साफ करने दो, तो जियोग्राफी को इकोनॉमी से कनेक्ट कर लो अब। ठीक है, चलो इस मैप पे चलते हैं। यही वजह है कि जब आरसीईपी साइन हो रहा था पहले 16 कंट्रीज के बीच, अब जो कि जिसमें सिर्फ 15 कंट्रीज हैं। तो जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसमें चाइना भी शामिल भी है, इंडिया उसमें शामिल होना था। इस एग्रीमेंट से इंडिया ने बैकआउट कर लिया था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ओपन हो जाने थे बॉर्डर्स, इजीली यहां पे ट्रेड कर पाते ऑस्ट्रेलियन पीपल इंडिया में। और इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री उतनी डेवलप्ड नहीं है,
डेयरी इंडस्ट्री उतनी डेवलप्ड नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया की डेवलप्ड है। ऑस्ट्रेलिया की क्यों डेवलप हो पाई, न्यूजीलैंड की क्यों डेवलप हो पाई? भैया ग्रासलैंड बड़े प्रचुर मात्रा में है यहाँ पे, पशुपालन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और अगर इंडिया ने आरसीईपी साइन कर दिया होता, इसका फ्री ट्रेड इंडिया में आ जाता, ठीक है, इंडिया में फ्रीली ये ट्रेड कर पाते, इंडियन प्रोडक्ट्स हार जाते और इनकी डोमिनेंस हो जाती इंडियन मार्केट में। ठीक है, जियोग्राफी को इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर लिया करो। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी 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 में रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे वेनेजुएला में और कोलंबिया में एक ग्रासलैंड हमने पढ़ा, लानोस। लानोस से होते हुए एक रिवर गई थी, ओरिनोको रिवर। ठीक है, उसके बाद अब ब्राजील में हम आ रहे हैं। ब्राजील में उस लानोस के बाद हमने पढ़ा सेरेडोस, उसके बाद हमने पढ़ा कटिंगास, उसके बाद हमने पढ़ा कैंपोस। लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस, लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस, लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस। कौन कौन सी कंट्री? ब्राजील और वेनेजुएला। रिवर मैंने बताई थी ओरिनोको रिवर, लानोस से रिलेटेड 4 हो गए। उसके बाद हमने यहां लोकेशन पढ़ी थी जो कि 3 कंट्री से होते हुए जो टच कर रहा था ग्रासलैंड आपका, ब्राजील से, अर्जेंटीना से और पराग्वे से। इस ग्रासलैंड को हम कहते थे ग्रैंड चेको ग्रासलैंड। और उसके बाद हमने पढ़ा एक टेम्परेट ग्रासलैंड अर्जेंटीना में आपका पंपास, जिसमें हमने पढ़ा कोटा डेरियस सेलोआना ग्रास, जो इसमें टाइप इसका पाया जाता है, जो कि एक इन्वेजिव स्पीशीज है। फिर हम गए नॉर्थ अमेरिका में, ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है इसको हम कहते हैं प्रेरीज, जो कि एक टेम्परेट है। उसके बाद हम आएंगे यूरोप में, हंगरी में हमने पढ़ा पुस्ताज। उसके बाद हमने एशिया में पढ़ा, यूरेशियन एरिया में हमने पढ़ा स्टेपीज। स्टेपी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूरेशियन स्टेपी, एक कजाकिस्तान का स्टेपी और एक मंगोलियन स्टेपी। उसके बाद हम आएंगे अफ्रीका में सूडान के एरिया में हमने पढ़ा था भैया सवाना। सूडान के एरिया में हमने पढ़ा सवाना, जिसमें हमने एलिफेंटा ग्रास को भी पढ़ा, बहुत लंबा, दुनिया का सबसे ऊंचे घास में से एक। फिर हमने पढ़ा वेल्ड हमने एक टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ा, कहां पे? साउथ अफ्रीका में। फिर हमने पढ़ा डाउन्स कहां पे पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया में सर। कौन सा पार्ट? सदर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट। रिवर कौन सी पढ़ी? मरे डार्लिंग रिवर। कहां से निकलती है? ये इधर हमने माउंटेन रेंज पढ़ी थी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल पाया जाता है आपका। और फिर हमने पढ़ा कैंटरबरी ग्रासलैंड इधर नीचे न्यूजीलैंड में हमने पढ़ा कैंटरबरी ग्रासलैंड। एक जहर फैक्ट में आपको बताता हूं, अगर आप एक स्टार्टर हैं, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा होगा कि उसमें लिखा होगा कि लानोस में आपके सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड पाए जाते हैं और आपको वो मजबूरी में करेक्ट करना पड़ता है। ये बात सही है। जियोग्राफी के जो भी ये विद्वान है, इन्होंने डिवाइड किया हुआ है टाइप में। कैसे टाइप है? सवाना टाइप, प्रेरी टाइप, स्टेपीज टाइप, सवाना टाइप, प्रेरीज टाइप, स्टेपीज टाइप। तो सवाना टाइप कैसे हुए? बिल्कुल वैसे जो सवाना है। सवाना ग्रासलैंड के फीचर क्या क्या देखे हमने? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है, ऊंचा ऊंचा घास होता है, ठीक है, बारिश ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है। और यही फीचर आपको इन चारों ग्रासलैंड्स में यहां देखने को मिलेंगे। लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस में आपको ये सारों फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब इन चारों को हम बोल सकते हैं कि ये सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, इसलिए आप उस स्टेटमेंट को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। कैसे होंगे स्टेपीज टाइप ऑफ ग्रासलैंड? जैसे आपके यहाँ स्टेपीज में जो कंडीशंस पाई जाती है, जहां जहां वो बाकी एरिया में पाई जाएगी, उसे हम कहेंगे स्टेपीज टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। तो ठीक है, ये सब कवर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब बड़े एक शॉर्ट नोट में इंडिया के ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। इंडिया में आपको 2-3 ग्रासलैंड याद रखने हैं, बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट है। एक है बन्नी ग्रासलैंड बन्नी याद रख लेना, एक बार रट लेना इसको। ये आपको यहाँ गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, इधर इस वाले एरिया में आपको ये बन्नी ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है भैया आपका बन्नी ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पाई जाती है आपकी मालधारी ट्राइब। ये वही एरिया की बात हम कर रहे हैं, बन्नी ग्रासलैंड, जहां आपको गिर फॉरेस्ट एरिया, गिर नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, जहां आपको इंडियन जो
जहां आपको एशियन लायन देखने को मिलेगा, ठीक है, एशियन लायन देखने को मिलेगा, एकमात्र एरिया गिर फॉरेस्ट एरिया गुजरात में आपको एशियन लायंस, एशियाटिक लायंस देखने को मिलेंगे। तो ये उसी एरिया की बात हम कर रहे हैं, वहां आपको मिलेगा बन्नी ग्रासलैंड, जहां आपने एक इंपॉर्टेंट ट्राइब याद रखनी है जिसका नाम है मालधारी ट्राइब। आते हैं बुग्याल्स में। बुग्याल आपको उत्तराखंड में चमोली के थोड़ा बगल में आपको ये देखने को, चमोली उमोली का जो एरिया है उसके बगल में आपको एक देखने को मिलेगा, ये मैदानी सा थोड़ा एरिया है जिसे हम कहेंगे बुग्याल ग्रासलैंड, बुग्याल ग्रासलैंड। और यहाँ एक कम्युनिटी होती है वन गुज्जर कम्युनिटी, न्यूज में था ये, याद रखना है। वन गुज्जर कम्युनिटी कहाँ मिलेगी आपको? बुग्याल ग्रासलैंड में। गुज्जर कम्युनिटी बेसिकली हम उसको कहते हैं हिमालयन एरियाज में, जो कि माइग्रेटरी एक कम्युनिटी है जो सर्दी के मौसम में मैदानों में आ जाते हैं और गर्मी के मौसम में वो पहाड़ों में चले जाते हैं अपने पशुओं के साथ, और उनके गाय वगैरह का अच्छे से पालन होता है। ये वन गुज्जर पशुपालक कम्युनिटी है। गुज्जर पशुपालक कम्युनिटी है कौन सी एरिया में? आपके हिमालयन एरियाज में। ये हिमाचल में भी होते हैं, आपके उत्तराखंड में भी होते हैं, और यहाँ जम्मू कश्मीर के सदर्न एरिया में भी आपको गुज्जर देखने को मिलेंगे। पर वन गुज्जर कम्युनिटी इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुग्याल ग्रासलैंड्स। तो बाकी मैंने आपको बताया था, इसको हम ग्रासलैंड की कैटेगरी में रख भी सकते हैं, दुआर्स को नहीं भी रख सकते हैं। बेसिकली इसको हम प्लेन कहते हैं, ये एक प्लेन एरिया है। क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र में हर साल यहाँ पे बाढ़ ठीक ठाक हो जाती है, तो अपने साथ वो सिल्टेशन ले आती है, बाढ़ अपने साथ बहा ले जाती है जितनी भी आपकी वेजिटेशन है, ठीक है। जो बड़े पौधे हैं वो उग नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि वेजिटेशन बह जाएगी बाढ़ के साथ, और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए आपके यहाँ पे ग्रास, थोड़ी घास आपको देखने को मिलेगी जो मार्शी टाइप की होती है। तो इसको हम कैटेगरी में रख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि दुआर जो एरिया है कहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा ही शोला फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, शोला फॉरेस्ट इधर केरला वाला जो एरिया है, सदर्न कर्नाटका, केरला, और इधर वेस्टर्न जो तमिलनाडु है, बेसिकली ये तमिलनाडु में ही मेन एरिया इसका पड़ता है। तो ये एरिया है आपका शोला फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट। ये एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जिसमें आपको घास भी देखने को मिलेगी, और थोड़ा बहुत आपको इसमें कुछ पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधे जैसे आपका रोडोडेंड्रॉन का पौधा हो गया, ये सारी चीजें आपको इस एरिया में मिलेंगे शोला फॉरेस्ट में। तो कहीं पे अगर कनेक्ट करने की बात आए तो उस तरीके से एकदम से कनेक्ट कर लेना। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा, इंटरेस्टिंग हुआ होगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ। इसी तरीके से आपको इसमें अच्छे से स्टडी करवाई जाएगी इस चैनल में, और आपकी सपोर्ट की हमेशा उम्मीद रहेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें इन सारी चीजों को। बाकी मिलते हैं, थैंक्स, बाय बाय, सी यू सून।